नमस्कार भैयाओ। आज अपन कक्षा 9 में लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला बिंदु है अधिकारों के बिना जीवन। इस पुस्तक में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा अध्याय 1 में था। अध्याय 2 हमारे संविधान निर्माताओं को मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है। ये आपने पढ़ लिया। भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। ये आपने अध्याय 3 में पढ़ा। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसके खिलाफ जाने का अधिकार है। ये आप अध्याय 4 में पढ़े। अब पढ़े आप एक उदाहरण के द्वारा अपने इसको समझने की कोशिश करते हैं। गुआंतानामो बे का जेल। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमले से इसका संबंध है। अनस के पिता जमील अल बना उन 600 लोगों में एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। न तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनको पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आपराधिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इस बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। अगला है सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितना आज़ादी देती है, इन पर गौर करें। जरा इन तथ्यों को ध्यान से सुनिए। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शासक को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। शाही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों का उलट भी सकते हैं। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी है। मर्दों को
जल्द ही स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलता। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ ऐसी स्थितियाँ मौजूद हैं। अगला बिंदु है कोसावो में जातीय नरसंहार। आप ये सोच सकते हैं कि चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती है, चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसावो की इस खता पर गौर कीजिए। कोसावो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविकी ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसावो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्व लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्व नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्वों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय बतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने इस फोटो की आवाज़ सुनी, पर उनको ये एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती, उन्होंने इजेत की छाती पर 3 गोलियां दाग दी। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उनकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकला था कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वो बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान था, न पति और न शरीर पर पहनने कपड़ों के अलावा कोई और चीज़। समाचारों में आई ये कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक थी। सच्चाई बताती है और याद रखिए कि ये नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर ये क्रम थमा। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। लोकतंत्र में अधिकार। हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार कीजिए। इन उदाहरणों में जिस कष्ट हुआ उसके बारे में सोचे। गुआंतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों, कोसावो के अल्बानिया लोगों और भारत में 1984 से 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसला करने का अधिकार होता तो आप उपयुक्त घटनाओं को न होने देने के लिए क्या करते या क्या करेंगे? शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिनमें लोगों की सुरक्षा, उनको सम्मान का ख्याल और सम्मान अवसर जरूर हो। जैसे आप ये चाहे सकते हैं कि बिना उचित उदाहरण और सूचना के किसी को गिरफ्तार न किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने, अपना आपको निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही न रहे, उन पर अमल भी हो, और जो लोग ऐसा न करें उनको सज़ा भी मिले।
दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमज़ोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति को अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिसमें हमें कोई नुकसान न हो, कोई कष्ट न हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अपराध तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे में भी समान रूप से लागू। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूटे जाए और आपके अधिकार का कुछ न हो। यूगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। हम कुछ दावे कर दे सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। समाज जिस चीज़ को सही मानता है, सबको अधिकार लायक मानता है, वही हमारे अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता था कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता था। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार न होना ही अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़त में दिया जाता है तो उसको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने को, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करती या करते, उनका उल्लंघन करते हैं तो हमें इसे अपने अधिकार का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे का अधिकार कहते हैं तो उसमें ये 3 बुनियादी चीज़ें होना चाहिए। अधिकार लोगों का तार्किक दावे हैं, उन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। अगला है लोकतंत्र में अधिकारों का क्या जरूरत है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधित्व चुने जाने का अधिकार है। लोकतंत्र चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टियां बनाने और राजनीतिक गतिविधियों को आज़ादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी होती है। अधिकार बहुसंख्यकों को दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमाने न करें। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी है, जैसे अगर कुछ नागरिक दूसरे के अधिकारों को हड़पना चाहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। ये स्थिति आम तौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए हो, लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपनी ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न करे, इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया जाने की जरूरत है, ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप से दर्ज होते हैं। अब अगला वीडियो से जानने के लिए अपन इसी में समझ सकते हैं। भारतीय संविधान में अधिकार। विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अध्याय 3 में हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। ये सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करती है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहार रूप देने, ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? आपने पिछली कक्षाओं में इनका विस्तार से वर्णन किया है। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के सामने मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी, सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री और दूर दराज के गांव का कोई खेती मजदूर, सभी एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी का मुकदमा चला। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उन्हें निर्दोष घोषित किया, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा। अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार से कुछ निहितार्थ को स्पष्ट करने और साफ किया है। सरकार किसी की भी हो, उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल, सिनेमाघर जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार सार्वजनिक कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल मैदान, सार्वजनिक भवनों इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें ऊपर से बहुत सरल लगती है, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों में भी यह सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद या नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपयुक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछले अध्याय में आपने भारत सरकार में नौकरियों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। अनेक सरकारी विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण के इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना ज़रूरत होता है। यही आरक्षण यही करता है। यही बात साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत
ही प्रबल रूप से छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचाना भर नहीं है। ये उन सारी सामाजिक मान्यताओं आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीचा नज़र में देखा जाता है, उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अपन पिछले अध्याय में भी पढ़ा है। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना है। व्यवहार जीवन में उसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल न हो, न सरकार न व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनमाने ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें ये संदेह आदेश न दे कि हमें ऐसा करो वैसा करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता और कोई भी काम करने, धंधा चुनने, पेशा स्वतंत्र चुनने की स्वतंत्रता। याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता को ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वह सब करने के लिए आज़ाद है जिससे दूसरों को परेशानी न हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस या लेना नहीं है। इसका कारण समाज में व्यापक हितों को देखते हुए सरकार अपनी स्वतंत्रता पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता यह है अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों में स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श संवाद करने ही हमारे विचारों को और अभिव्यक्तियों का विकास करता है। आपकी राय में दूसरों से अलग हो सकती है, तब भी आपको अलग से रखने की व्यक्त करने की आज़ादी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधि से असहमति रखते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता है। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप ये काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं, पर आप स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में हमें स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला है इसी में नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठने, करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार। ये सब किसी समस्या, चर्चा, विचार, आत्मा प्रदान करने को देखने के लिए जमानत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं, पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक व्यवस्था, समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इस बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है, जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को किसी देश भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, बस सकते हैं। असम के कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय कर सकता है। उसने इस शहर को देखा भी न हो या यहाँ कोई संपर्क न हो, फिर भी वो भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। इस अधिकार के चलते लाखों लोग गाँव से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं।
बस जाते, पेशा चुनते। मामले में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी आदेश नहीं दे सकता। आप सिर्फ ये काम करें या वह महिलाओं से ये नहीं कहा जा सकता कि फिला काम उनके लिए नहीं है। पिछड़े और कमज़ोर जाति के लोगों से नहीं कहा जा सकता। वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहते। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर, इसका मतलब ये है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कानूनी अपराध होने पर भी सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वह ऐसे करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। गिरफ्तार या हिरासत के लिए लिए गए व्यक्ति को उसको गिरफ्तार लेने का कारण जानकारी देनी पड़ती है। गिरफ्तार या हिरासत के लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे अंतर प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए रखने का अधिकार होता है। आइए गुआंतानामो बे और कासुतो, इन दोनों मामलों में शिकार लोगों की सभी स्वतंत्रता को सबसे बुनियादी चीज़ों की निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। अगला वीडियो में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, हमें अधिकारों की रक्षा, अधिकारों का बढ़ता दायरा, इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।